साल 2000 यह वही साल था जिसने जन्म दिया था Y2K की बड़ी प्रॉब्लम को, जिसको हम टेक्निकली रिलेटेड प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसे हम इतिहास में ईयर 2000 या Y2K बग के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसको एक Y2K ग्लिच भी कह सकते हो। मतलब कि एक छेड़खानी, या फिर क्या कहते हैं, मतलब किसी कंप्यूटर सिस्टम का सही से काम ना करना। और ये पूरी दुनिया में फैली हुई Y2K प्रॉब्लम थी। इसमें होता ये था कि आप ईयर्स की जो डिजिट्स हैं वो 4 डिजिट के होता है ईयर, उसमें सिर्फ 2 डिजिट को लेता था, और जैसे ही 99 आता था, इंस्टेड ऑफ 1999 वो उसको 2000 कर देता था। कि जैसे कि मान लीजिए 1999 है, उसके बाद में क्या आएगा, 2000 आएगा। लेकिन वो क्योंकि 4 डिजिट की जगह 2 डिजिट्स को लेता था, तो 99 को लेता था वो बस, तो 99 के बाद में वो 100 करता था, ना कि 2000 करता था। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब कि अगर कोई डिलीवरीज हुई हैं या फिर कोई कैलेंडर डेट आया है, तो उसमें डेट्स जो हैं मतलब अलग अलग टाइप की हो जाती थी। मतलब कोई 2000 की जगह 100 आ गई है, कहीं पर 101 कुछ ऐसे आ गई थी। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो मशीन होती है या फिर कंप्यूटर होता है, वो डेटा पर काम करता है। अगर उसका डेटा ही गलत है तो वो एरर दिखाता है। तो इसी की वजह से सम कॉज मशीन टू स्टॉप वर्किंग, कई मशीनों ने वर्किंग करना स्टॉप कर दिया था। डेट एरर्स आ रही थी, मतलब डेट उल्टी पुल्टी कुछ भी, और इनकी वजह से पूरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। तो इस समय पर जितनी भी हार्ड ड्राइव्स थी, या फिर जो जितनी भी और टाइप का डेटा स्टोर करने वाली चीज़ें थी, जैसे फ्लॉपी डिस्क उस समय में, तो उन सबको भारी मात्रा में फेंका गया था क्योंकि वो बेकार थी। और मैं जानता हूँ कि आपको एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन अब से 20 साल पहले ये लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक क्राइसिस था ये। चलो, समझ में नहीं आया, इस चीज़ से सुनाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एस्टिमेट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो $100 बिलियन सिर्फ यूएस में इसकी वजह से खर्च हुए थे, या फिर उनका नुकसान हुआ था $100 बिलियन का एट द टाइम ऑफ ईयर 2000। कैन यू, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी तो इसका सोल्यूशन तो निकालना बहुत ज़रूरी था। तो इसका भी सोल्यूशन निकाला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनीज ने, क्या काम करके, एक बग फिक्स करके, ये Y2K बग के लिए एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रिलीज़ करा गया, Y2K कंप्लेंट टू हेल्प। उसमें क्या हुआ कि जो डेट्स थी उनको एक्सपेंड कर दिया गया 4 डिजिट नंबर तक, और गवर्नमेंट जो स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम वर्क टू एड्रेस द प्रॉब्लम। और इन दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत काम करा था, इसको एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पर्टिकुलरली उन एप्लीकेशंस में आती थी जो कोबोल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई कई टाइप की एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करते हो वो C++, जावास्क्रिप्ट या फिर रूबी, इन सब से बनकर मिलती है, या फिर पाइथन। ठीक है, तो उस समय की जो एप्लीकेशंस बनती थी वो कोबोल लैंग्वेज से बनती थी, जो अब शायद ऑब्सोलीट हो चुकी है। और सिर्फ $100 बिलियन का तो खर्च हुआ था या नुकसान हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑल ओवर द वर्ल्ड $300 बिलियन का नुकसान हुआ था इन प्रॉब्लम की वजह से। एंड इट सीम्स टू बी अ बिग क्राइसिस। हालांकि इस प्रॉब्लम को, इस क्राइसिस को सॉल्व भी कर लिया गया था, क्योंकि कई गवर्नमेंट्स ने और कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारा पैसा लगाया था, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारा पैसा लगाया था, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ने भी इसमें पूरी भागीदारी ली थी। तो इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इन अ कंट्री। इसी की वजह से डिजिटल इकोनॉमी भी थोड़ी सुधार में आई, लेकिन नहीं तो वो पूरा क्राइसिस में चला जाता। और अब आप सोचोगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आज की इस वीडियो में इससे क्या रिलेशन है। तो इसने जाते जाते एक प्रॉब्लम या फिर एक नई फील्ड, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नई फील्ड को जो उजागर कर दिया था, जिसका नाम था साइबर सिक्योरिटी। और वो इससे कहीं कुछ बहुत ज़्यादा हद तक रिलेटेड है। तो आज वही हमारी वीडियो का टॉपिक भी है, तो आज बात करते हैं इसके बारे में। अब ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो पहले भी साइबर सिक्योरिटी थी, उस समय भी Y2K की प्रॉब्लम के समय भी। लेकिन Y2K की जब प्रॉब्लम आई तो इस साइबर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से, इसने इस फील्ड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब जिस तरीके से ये काम करती थी या फिर ये जिस तरह का चलती थी, उस पूरी फील्ड को ही मतलब दूसरे काम में इन्वॉल्व कर चेंज कर दिया। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं बताता हूँ, अगर हम साइबर टेक्नोलॉजी मार्केट को अब से 15 साल पहले तक देखें, अब से 15 साल पहले, तो अगर देखा जाए तो साइबर एवोल्यूशन जो हुआ है वो सिर्फ Y2K प्रॉब्लम की ही वजह से हुआ है।
इट प्लेज द मेन रोल। अगर कंप्यूटर की टर्म से बात कर जाए तो ये एक टाइप की मैलवेयर ही था, जिसकी वजह से ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी होता क्या, अब मैं उसकी तो साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और कुछ। साइबर सिक्योरिटी मेनली सिंपल शब्दों में ये है कि ये सिर्फ प्रोसेस मतलब एक टाइप की बॉडी है जो टेक्नोलॉजीज प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस के लिए डिज़ाइन करी गई है। क्यों? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क से डिवाइसेस प्रोग्राम्स डेटा, उनके जो नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े नेटवर्क से डिवाइसेस हैं, प्रोग्राम जो उन्होंने बनाए हैं, उनके जो डेटा है, आज की डेट में ये देख लीजिए कि डेटा इज़ द न्यू फ्यूल। तो इसको बचाने के लिए अटैक जो हैकर अटैक्स करते हैं या फिर डैमेज जो कर देते हैं या फिर जो उनको इरेज कर देते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो ले लेते हैं, तो उनसे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट डेटा रिकवर करती है, उसको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको बनाया गया था, जिससे कि उनका जो डेटा है या फिर कोई और उसमें दखल अंदाजी ना कर पाए या फिर उस डेटा को कोई और चुरा ना पाए, तो फॉर मेकिंग इट सिक्योर। लेकिन अब इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जो वो है, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है। वाइट हेड हैकर्स का आपने नाम सुना होगा। दो टाइप के हैकर्स होते हैं, वाइट हेड हैकर्स एंड ब्लैक हेड हैकर्स। ब्लैक हेड हैकर्स जो वो होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस से आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करते हैं, और वाइट हेड हैकर वो होता है जो आपको इन ब्लैक हेड हैकर्स से बचाता है। ये जब ये Y2K की प्रॉब्लम आई थी, उसी वक्त इसी की वजह से एडिशन हमें फायरवॉल्स बनानी पड़ी थी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़े थे ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को बचाने के लिए इन मेलवेयर्स से। तो अब जैसे जैसे ये थ्रेट इन्वायरमेंट एडवांस होता रहा, ये बढ़ता गया जैसे जैसे। और पता ही होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड क्यों, अगर देखो आप अपने सामने भी देखोगे तो आप एक अब आपका फ़ोन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, जैसे कि आपके व्हाट्सअप मैसेजेस हो गए, आपके कॉल्स रिकॉर्डिंग हो गई, और मैसेजेस हो गए, नॉर्मल मैसेजेस, और भी कई टाइप का डेटा हो गया, जैसे फेसबुक डेटा हो गया, इंस्टाग्राम, और इन सब के डेटा हो गए। तो आप यही तो चाहोगे कि ये डिस्क्लोज़ ना हो, किसी को भी, किसी और को ना पता चले। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं उनके जिस भी कंपनी की आप ऐप चला रहे हो, उसमें उसमें चला चला रहे हो। एक नॉर्मल सर्विस भी होती है ना, जो आप APK फाइल डाउनलोड करते हो, या फिर कोई नॉर्मल सर्विस भी होगी जो 30 to 40 KB की भी होगी, वो भी अगर आपसे परमिशंस मांग लेती है, आपके माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन, तो वो जो 30-40 KB की सर्विस है, नॉर्मल सर्विस जो है, जो एक सर्विस पैक होता है, वो भी आपकी लोकेशन, आपका कैमरा और आपकी वो जो माइक्रोफोन है, उसको इनेबल कर सकती है विदाउट योर परमिशन। और क्योंकि आप तो पहले ही दे चुके हो उसको अनइंटेंशनली। दैट्स वाई हर दिन किसी ना किसी के बैंक लूटे जा रहे हैं, मतलब जो उनके अकाउंट में पैसा है वो निकल जाते हैं, सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक कैलकुलेटर ऐप है, ठीक है, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करी, लेकिन अगर वो आप तो आपने देखा होगा कि जब प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशंस मांगता है, लेकिन एक कैलकुलेटर ऐप को आपके क्या ज़रूरत है आपके परमिशंस की, कि कैमरा ऑन करिए, माइक्रोफोन ऑन करिए, और भी कई तरह के, मतलब कि लोकेशन ऑन करिए। तो एक कैलकुलेटर ऐप को इन सब की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पर अपना थोड़ा लॉजिकल सेंस लगाना होता है। तो आप ये मत सोचो कि मतलब कि प्ले स्टोर पर है, गूगल प्ले स्टोर पर है तो बिल्कुल सिक्योर्ड होगा। अरे बिलियंस ऑफ ऐप रोज़ डाउनलोड होती हैं, रोज़ बनाई जाती हैं, और रोज़ अपलोड होती हैं उस पे सर्वर पर। तो किस किस को मॉनिटर करा जाएगा? और ऐसा कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, बहुत एग्ज़ाम्पल है इस पूरी दुनिया में। तो अब इस साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है, इसकी डिमांड इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत मतलब मोर इथिकल हैकर्स चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा अब ऑनलाइन है। चलो आपको एक फैक्ट से बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना डेटा रोज़ प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड में। तो देखो, जब से मानव जाति बनी थी, और तब से और 2003 तक जितना भी डेटा बना होगा या फिर जितना भी डेटा प्रोड्यूस हुआ था, आज की डेट में वो हर 2 दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप लगा सकते हो कि आजकल का डेटा कितनी तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहा है, और लोग कितनी ज़्यादा ऑनलाइन अपने डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं। आप क्लाउड स्टोरेज को देख लो, आप क्या काम करते हो, वहाँ पर सिक्योर्ड कर देते हो अपने डेटा को।
एक वो भी बात ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट इट कैन नॉट बी हैक्ड। और अब तो कई तरह की नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी एंड बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में भी तो आपने सुना होगा कि अब ह्यूमन के बस की तो है नहीं कि इतना ज़्यादा डेटा को एनालाइज करे। तो वो क्या, बिग डेटा एक ये भी फील्ड ऑफ स्टडी है जो एनालाइज और सिस्टमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को डेटा सेट्स में से, या फिर जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग करते थे ट्रेडिशनली वे में, उसको ये मशीन के द्वारा करा जाता है। तो आप समझ लो कि कितना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है हर दिन। एंड एंड इफ़ यू ट्राई टू सी विद योर माइंड, और अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना अपने दिमाग से, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ये इंटर रिलेटेड है। और आईओटी के बारे में भी आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसकी वजह से भी डेटा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपकी स्मार्ट सिटीज़ होंगी, स्मार्ट होम होगा, स्मार्ट कंप्यूटर था ही, स्मार्ट डस्टबिन और स्मार्ट कार, या फिर जिसको हम कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार। तो इन सब में क्या होगा, डेटा की वजह से तो चलेंगी ये। और जितना ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होगा, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होगी, उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। साइबर सिक्योरिटी इसलिए बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व कर रही है। अब ये मार्केट की जो इंडस्ट्री है, साइबर सिक्योरिटी की जो इंडस्ट्री है, ये $200 बिलियन की है 2018 के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। एंड एआर के बारे में सुना होगा आपने, ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें क्या है कि आप उसमें भी डेटा की इन्वॉल्वमेंट है, एंड विदाउट डेटा मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग। बिकॉज ऑफ एनालाइजेशन ऑफ डेटा की वजह से तो काम करती है। ये साइबर सिक्योरिटी जो है हमारे नॉर्मल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। कैसे कि अगर आपके जो फेसबुक पे जो आपका डेटा है, जो कि आपके सीक्रेट्स हैं, वो भी आज वर्ल्ड के लिए खुले हुए हैं कभी भी। एंड इट इज़ वेरी टू हैक, इट इज़ वेरी इजी टू हैक इफ़ यू नो द साइबर सिक्योरिटी फील्ड एंड मैनी अदर टूल। नॉर्मली अगर पासवर्ड अटैक भी करना होता है ना, पासवर्ड जानने के लिए कोई भी मेल या उनके लिए, तो हम डिक्शनरी अटैक या फिर एक ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हो। उसमें होता क्या है, ये होता है कि आपके पासवर्ड को और कई जो जो ऐसी github.com पे या फिर जो ऐसी लिस्ट होती हैं वो अपलोड कर दी जाती हैं। तो मतलब कि जो मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स होते हैं ना, उनमें से कई पासवर्ड को वो एनालाइज करती है मशीन। तो अगर उसमें आपका पासवर्ड मैच होता है, तो आपके पासवर्ड के रियल पासवर्ड आपको वहाँ पर दिख जाता है और आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दोगे। तो इट्स अ ब्रूट फोर्स अटैक एंड डिक्शनरी अटैक। ये तो मोस्ट कॉमन अटैक है कोई भी नॉर्मल पासवर्ड जानने के लिए। आप वाईफाई पासवर्ड आसानी से जान सकते हो, बस एक लेजी स्क्रिप्ट रन करनी होती है, बहुत आसान है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो इथिकल हैकर बन जाओ या फिर ब्लैक हैट हैकर बन जाओ। इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिशिंग अटैक से कई लोगों की मेल्स हैक हो जाती हैं, जबकि वही बात है, एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है उसकी वजह से कि आप इतने रुपए जीत गए, उनकी वजह से आप हैक हो जाते हो। बस क्या करना होता है, उनको ईमेल पासवर्ड चाहिए, वही आप दे देते हो। और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इंडिया में लोग हैकर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या पता कि वो एथिकल हैकर हो या ब्लैक हैट हैकर, उनको मतलब नहीं है, लेकिन वो हैकर है। मैं बताता हूँ कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग फोकस करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें डिजिटल इंडिया बनाना है, और अगर हमें डिजिटल इंडिया बनाना है तो हमें साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन यंगर जनरेशन, मतलब कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो कॉलेजेस में, उनके लिए कंपलसरी करनी होगी। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक नॉर्मल फील्ड नहीं है। अगर एक आईबीएम की रिपोर्ट देखें, अकॉर्डिंग टू आईबीएम की रिपोर्ट देखें, तो करंट रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की 3 मिलियन इंडिया में। और साइबर सिक्योरिटी का वर्क फोर्स, मतलब कि लेबर फोर्स कह दो या वर्क फोर्स कह दो, वो है 0.1 मिलियन। कैन यू सी द गैप। ऐसी बात नहीं कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन most of these courses are theoretical based on presentations, they are not practical real world। और साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली काम करो, थियोरेटिकल अप्रोच नहीं चलती यहाँ पर। हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो एक तो 32% और लॉकडाउन के बाद शायद 80 या 70% है। और साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है वो बहुत मतलब ज़्यादा, अगर ये लोग काम करना स्टार्ट कर दे इस करियर में या फिर इसमें, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। नेस्कॉम ने फर्दर इंडिकेट करा था, मतलब उसने बताया था कि इंडिया के पास में आईटी टैलेंट पूल है, लेकिन उसके पास में स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं है। और इसी की वजह से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अगर मिल जाएं कंपनीज़ को, तो कंपनीज़ 4 करोड़ मतलब 4 करोड़ पर एनम
देने को भी तैयार हैं टू द टॉप टैलेंट। और क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमें स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं इंडिया में, स्मार्ट होम बनाना है और मतलब कि IoT डिवाइसेस को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसकी वजह से डेटा ज़्यादा होगा, तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड वैसे ही ग्रो करेगी ही करेगी। तो बस भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और भाई पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसी का अगर पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना। एंड आई एम हियर साइन